औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के बारे में। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो C++ के अंदर डेवलप हुई है और इसके अंदर बहुत सारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको पहले से इम्प्लीमेंट किया गया हुआ है। और उसकी रीज़न क्या है, ताकि जो डेवलपर है, जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, वो अपनी सारी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ दें, ना कि वो स्क्रैच से शुरू कर दें अपने डाटा स्ट्रक्चर को राइट करना और फिर उसको इस्तेमाल करने के लिए वो दोबारा से कोड करें। तो यहाँ ये आसानी पैदा की गई है कि लाइब्रेरी बना दी गई C++ के डेवलपर्स ने, और उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर्स को पहले से इम्प्लीमेंट करके रख दिया ताकि इस्तेमाल करके आप उनसे बेनिफिट्स ले सकें। अब ये टेम्पलेटेड लाइब्रेरी है, यानी जो कुछ भी जितनी भी क्लासेस इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगी या जो डाटा स्ट्रक्चर इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे वो सारे के सारे टेम्पलेट बेस्ड होंगे, यानी आप उनको किसी भी प्रिमिटिव डाटा टाइप के लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस लाइब्रेरी का कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो के अंदर लेंगे, कुछ क्लासेस के बारे में देखेंगे और मेनली जो हमारा स्टैक और क्यू है उसको कोड करके भी देखेंगे कि वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी या STL के अंदर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है और किस तरह से वो हमें फ़ायदा दे सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका लेते हैं। As I told you, this is a C++ based implementation of general purpose data structures, right? So जो कोई स्पेसिफिक डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ज़ाहिर बात है, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ और उसकी इम्प्लीमेंटेशन वेरी कर जाती है, लेकिन जो जर्नल एल्गोरिदम्स हैं, जर्नल पर्पस डाटा स्ट्रक्चर्स हैं आपकी, वो इसके अंदर इम्प्लीमेंटेड है, राइट? तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जर्नल पर्पस डाटा स्ट्रक्चर भी मिल जाएंगे इसके अंदर और साथ ही साथ आप उसके ऊपर जो चलने वाले एल्गोरिदम्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने स्टैक को इस्तेमाल करना है, स्टैक इज़ अवेलेबल। आपने क्यू को इस्तेमाल करना है, इसके अंदर क्यू इज़ अवेलेबल इन द STL, और उन पर जो एल्गोरिदम्स है, फॉर एग्जांपल पुश है, पॉप है, राइट, या उनको डिस्प्ले करवाने के लिए, उनका साइज़ लेने के लिए, तो सर्टेन एल्गोरिदम्स आर देयर जिनकी मदद से आप काम कर सकते हैं। ऐसे कई एल्गोरिदम्स हैं जिनकी मदद से हम किसी एलिमेंट को फॉर एग्जांपल सर्च कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो जर्नल एल्गोरिदम्स होते हैं वो इस लाइब्रेरी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, राइट? ओके, अब फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा बहुत बड़ा है। जब आपको पहले से डाटा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, राइट, सो यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच कि पहले आप डाटा स्ट्रक्चर बनाएं, मतलब आपने स्टैक को इस्तेमाल करना है तो पहले आपने स्टैक बनाया, उसको पूरा इम्प्लीमेंट किया, स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने अपनी प्रॉब्लम के लिहाज से उसको इस्तेमाल किया, राइट? तो डाटा स्ट्रक्चर, ज़ाहिर बात है, स्टैक बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है। जैसे हमने उसका कई एग्जांपल्स देखी थी कि एक्सप्रेशन एवेलुएशन के अंदर भी, फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंसेस के अंदर ब्रैकेट्स को जो है वो वेरीफाई करने के लिए कि क्या वो लेवल पर हैं दोनों ब्रैकेट्स, जो ओपनिंग और क्लोजिंग वगैरह, उनकी बैलेंसिंग को चेक करने के लिए, सो ऑन सो फोर्थ। बहुत सारे उसके हमने जो है एडवांटेजेस वगैरह या उसके यूजेस जो है पिछले वीडियोस के अंदर देखे हुए हैं, जो स्टैक की वीडियोस थी। अब यहाँ पर जब आपने काम करना है तो कितना एडवांटेज हो जाएगा कि पहले से स्टैक बना हुआ है, आप अपनी प्रॉब्लम के लिए उसको इस्तेमाल कर लें, राइट? तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हमें मिल जाएगा जब हमने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर काम करना है। दूसरी तरफ मेंटेनेंस बहुत इजी हो जाती है। नेचुरली आपका जो कोड पहले से लिखा हुआ है, जो पहले से डाटा स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो रोबस्ट होगा, उसको वेरीफाई किया गया होगा, उसको टेस्ट किया गया होगा कि क्या ये सही चल रहा है। ओब्वियसली बग्स कहीं ना कहीं ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अच्छी खासी टेस्टिंग के बाद इस तरह की ये लाइब्रेरीज हैं वो डेवलप की जाती हैं और रखी जाती हैं, तो मेंटेनेंस बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप ये वेरीफाई करें कि आपके डेटा स्ट्रक्चर के अंदर किस जगह के ऊपर कोई बग एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो उस बग को पहले देखना, ढूंढना, फिर उसको ठीक करना। ज़ाहिर बात है, अगर बग आपके डाटा स्ट्रक्चर में हुआ तो उसका इम्पैक्ट जो है आपके बाकी कोड पर भी आ जाएगा, आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे उसके ऊपर भी आएगा। सो इट्स रियली हार्ड टू फाइंड आउट अ बग एट द बॉटम इन द ग्रैनुलर डिटेल्स, जो कि एग्जिस्ट करती हैं कहाँ पर, आपके अंडरलाइन आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है? तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो पहले से उन्होंने कवर की हुई हैं STL के अंदर, ताकि बर्डन जो है वो कम से कम पड़े डेवलपर के ऊपर, राइट? ओके,
सो यूज STL एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स, दे आर रोबस्ट। वाई दे आर रोबस्ट? बिकॉज उनके अंदर जो बग्स वगैरह है वो बहुत कम है, अच्छे तरीके से वेरीफाइड हैं, टेस्ट हुई हैं, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, राइट। ओके, अब STL में काम करने के लिए क्या असम्पशन है? ऑब्वियसली C++ के अंदर बनी हुई है, तो यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ बेसिक C++। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, या और जो डेटा स्ट्रक्चर है उनके बारे में इल्म होगा। अगर इनका पता ही नहीं है आपको, फॉर एग्जांपल आपको लिस्ट का नहीं पता, आप स्टैक के बारे में कुछ नहीं जानते, आप क्यू के बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप जो STL के अंदर अवेलेबल क्लासेस हैं या टेम्पलेट क्लास टेम्पलेट्स हैं, उनको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? नॉट पॉसिबल। एक चीज़ का पता ही नहीं है कि स्टैक क्या करता है, किस तरह से होता है, क्या क्या उसके फंक्शन है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, तो आपको कोई दे भी दे कि ये पकड़ो, ये स्टैक बना हुआ है, इसको इस्तेमाल कर लो, तो आपके किस काम का? फॉर दैट रीज़न वी शुड नो बोथ द थिंग्स। एक तरफ तो लैंग्वेज का भी हमें थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, दूसरी तरफ हमें डेटा स्ट्रक्चर्स का भी पता होना चाहिए कि वो किस तरह से काम करते हैं, तभी तो बात बनेगी ना। वरना तो पर्पज़ ही नहीं है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपने डाटा स्ट्रक्चर कौन सा इस्तेमाल करना है, तो फिर तो कोई काम नहीं होगा ना, फिर तो मामला ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। फिर एल्गोरिदम्स का क्यों मालूम होना चाहिए? भी डाटा स्ट्रक्चर आपने इस्तेमाल करना, ज़ाहिर बात है उसका जो कोर कंपोनेंट है या जो साथ टूल एग्जिस्ट करता है वो तो एल्गोरिदम्स ही हैं। अपने पुश पॉप वगैरह करना है या एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है या सॉर्ट करना है, तो इन सब के लिए आपको उनका भी आइडिया होना चाहिए कि कौन सा एल्गोरिदम किस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मोरलेस हमें मालूम होनी चाहिए, तभी हमारा काम चलेगा जी, राइट। ओके, अब STL के अंदर काफ़ी सारे कंटेनर्स एग्जिस्ट करते हैं, उनका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सीक्वेंस कंटेनर्स, जैसे आपके सीक्वेंस कंटेनर कौन से? लिस्ट है, क्योंकि सीक्वेंस कंटेनर की बात हो रही है ना। अब सीक्वेंस कंटेनर क्या है? वन आफ्टर द अदर, जैसे 1 पढ़ा है, फिर 2 पढ़ा है, फिर 3 पढ़ा है, फिर 4 पढ़ा है, सो ऑन सो फोर्थ। तो जो लीनियर होते हैं हमारे, बेसिकली जो लीनियर चीज़ें होती हैं, लीनियर वे के अंदर पुट की होती हैं, वो सारी के सारे आपके क्या हैं? दे आर आ सीक्वेंस कंटेनर्स, क्योंकि उनमें एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है वन आफ्टर द अदर का, जो प्रेडिसेसर और सक्सेसर का रिलेशनशिप होता है वो एग्जिस्ट करता है। दैट वाई वी कॉल इट सीक्वेंस कंटेनर्स। वाई वी कॉल इट कंटेनर्स? बिकॉज दे विल होल्ड समथिंग, दे कैन होल्ड समथिंग। डाटा को होल्ड करेंगे या किसी दूसरे डाटा स्ट्रक्चर को भी अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये होल्ड करेंगे किसी न किसी चीज़ को, दैट्स वाई वी कॉल इट कंटेनर। तो लिस्ट इज जस्ट लाइक एन एरे, तो लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, सीक्वेंस कंटेनर एग्जिस्ट करता है किसके अंदर? STL के अंदर। सिमिलरली स्टैक एग्जिस्ट करता है, क्यू आपकी एग्जिस्ट करती है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। देयर आर मेनी अदर STL कंटेनर्स एग्जिस्ट, राइट। तो क्योंकि हमें इन तीन का मालूम है, इनके साथ हमने काम किया हुआ है, तो मैंने इन्हीं को इन्वॉल्व किया है अभी तक के लिए, ठीक है। ओके, क्योंकि पिछली वीडियोस के अंदर जहाँ तक भी बात हमारी हुई है वो यहाँ तक ही हुई है कि लिस्ट को डिस्कस किया हमने, स्टैक को किया, क्यू को किया, तो इन तीनों को है, तो कम से कम ये तो है जिनके साथ हम काम कर सकते हैं, राइट। देन वी हैव सॉर्टेड एसोसिएटेड कंटेनर्स। अब इनमें क्या होता है? इनमें जो डाटा पुट किया जाता है ना, वो सॉर्टेड सीक्वेंसेस के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये भी बड़ी एक रॉबस्ट फंक्शनैलिटी हमें मिल गई कि जो डाटा आप रखेंगे वो किसी ना किसी की बेस पर एसोसिएट होकर आ रहा होगा सॉर्टेड फॉर्म के अंदर। अब वो कीज़ कई हो सकती हैं, सिंगुलर की भी हो सकती है, मल्टीपल कीज़ भी हो सकती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स इसकी एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम देख कर काम कर सकते हैं। उनमें सेट है। अब सेट के बारे में आप बात करते हैं तो सेट सॉर्टेड होते हैं, सेट के अंदर जितना भी डाटा पड़ा होता है वो सॉर्टेड फॉर्म के अंदर होता है। और दूसरी अहम बात, सेट के अंदर जो डाटा आता है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, तभी तो हम उसको सेट कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये नहीं हो सकता कि सेट के अंदर 1,1 आ जाए ना, दिस इज़ नॉट अ पॉसिबल, क्योंकि ये फिर सेट नहीं होगा, ठीक है। तो सेट के अंदर यूनिक एलिमेंट्स आ रहे होते हैं और उस लिहाज से वो अपना काम करता है, ठीक है। ओके, देन मल्टी सेट्स, ठीक है। फिर हमारे पास मैप है एंड मल्टी मैप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, कंटेनर्स हैं, वो ऐसे हैं जो सॉर्टेड एसोसिएटिव कंटेनर्स हैं, यानी वो किसी दूसरी वैल्यू के बेस पर भी डाटे को सॉर्ट कर सकते हैं। अब दूसरी वैल्यू की बेस पर क्या मुराद है कि आपने कहा जी मैंने नेम बेस सॉर्टिंग करनी है, तो ठीक है, ये उसको सपोर्ट करेंगे, ये आपको करवा देंगे। तो बहरहाल ये कई तरह के कंटेनर्स यहाँ तक एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब इसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स भी हैं, और जो एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें सारे के सारे जेनेरिक हैं। वो कौन से जेनेरिक है? जनरल पर्पस एल्गोरिदम्स हैं, जैसे फॉर ईच,
फॉर ईच का मतलब क्या है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ योर लिस्ट, ठीक है, परफॉर्म समथिंग। इट्स अ लूप, इट्स अ काइंड ऑफ लूप, ठीक है, जो क्या काम करती है कि हर एलिमेंट के लिए कुछ सर्टेन टास्क आपने परफॉर्म करवाना है, उसके अंदर करवा लीजिए, ठीक है। तो फॉर ईच ये करेगा क्या, जब आप किसी भी STL के कंपोनेंट के ऊपर किसी डाटा स्ट्रक्चर पर आप इसको चलाएंगे तो ये इंडेक्स नंबर 0 से शुरू करके जो भी आपका लास्ट इंडेक्स होगा, लेट्स से लास्ट इंडेक्स n पर है, वहाँ तक सारे के सारे एलिमेंट्स के ऊपर आइटरेट करेगा। यानी आपको साइज़ बताने की ज़रूरत नहीं, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। आपको पता ही नहीं है कि साइज़ कितना है आपके कंटेनर का, वो हंड्रेड्स में है, थाउजेंड में है, मिलियंस में है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। सिर्फ इस फॉर ईच को उस कंटेनर पर चला दें, वो सारे के सारे डाटे को ले आएगा, और जो भी आपने फिर उसके साथ परफॉर्म करना है, कोई और काम करना है, जैसे स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है, तो वो आप काम करें इसके अंदर। तो ये इस तरह का एक एल्गोरिदम है। फिर फाइंड करने का एल्गोरिदम, किसी चीज़ को ढूंढना है, सॉर्टिंग करनी है, सॉर्ट है, nth एलिमेंट को फाइंड करना है कि वो कहाँ पर है, वो भी आपको यहाँ पर एल्गोरिदम जेनेरिक मिल जाएगा, ठीक है। काउंट करना है, ठीक है, कि कितने एलिमेंट्स है। काउंट इफ़, यानी किसी कंडीशन पर आपने काउंट करना है कि अगर तो जो डाटा है वो 25 से लेस है या 25 के इक्वल है, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, तो काउंट करो वरना छोड़ दो। मिनिमम फाइंड आउट करना है पूरे के पूरे डाटा से, ठीक है, मिन एग्जिस्ट करता है। मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, मैक्स एग्जिस्ट करना है, ठीक है। कॉपी करना है, यानी कि पूरे का पूरा डाटा जो है आपका कंटेनर है, जो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा डाटा स्ट्रक्चर की एक नई कॉपी बनानी है, यानी उसका डाटा कॉपी करना है एक जगह से दूसरी जगह। ये कॉपी का जो है एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है। स्वैप करना है डाटा को, ठीक है, वो भी एग्जिस्ट है। रिप्लेस करना है, रिमूव करना है, तो ये सारे एल्गोरिथम्स अवेलेबल है, ठीक है। पार्टीशन करनी है, यानी आपके पास अरे है या लिस्ट है, उसको आपने दो हिस्सों के अंदर तकसीम करना है, तो पार्टीशन है, ठीक है। दो से ज़्यादा भी किए जा सकते हैं, लेकिन दो हिस्सों में इन जनरल किया जाता है। मर्ज है, आपके पास लिस्ट्स हैं तो मर्ज करना है उनको, ठीक है, दो लिस्ट हैं उनको मर्ज करना है आपस में, तो ठीक है, मर्ज करके ज़ाहरी बात है दो को आप मर्ज करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो किसी तीसरे कंटेनर के अंदर रखना होगा। तो ये सारे के सारे एल्गोरिथम यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जिनको आप बड़ी आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ तक हमने इसका इंट्रोडक्शन तो ले लिया कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इसमें स्टैक भी है, क्यू भी है और बाकी भी, राइट। अब इनको कोड करके देखते हैं कि जब हमने इनको इस्तेमाल करना है तो ये किस तरह से इस्तेमाल होगी, राइट। मेनली जो हमारा पर्पज़ है, जिस चीज़ पर हमने मूव करना है, वो यही है कि हमने बात करनी है स्टैक को। हम देखते हैं कि जो STL के अंदर स्टैक एग्जिस्ट करता है वो कैसे काम करता है, और सिमिलरली हम इसी के अंदर कोड करके देखते हैं क्यू को, कि हमारी क्यू जो है वो किस तरह से स्टैक के STL के अंदर इम्प्लीमेंटेड है और हमको उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलें अब हम इसको कोड करके देखते हैं। नहीं जी, अब यहाँ पर हम कोड करके देखते हैं इसको, और सबसे पहले देख लेते हैं हम स्टैक को। सो स्टैक को इस्तेमाल करने के लिए यू हैव टू इंक्लूड दैट लाइब्रेरी जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में एग्जिस्ट करती है। C++ का कोर कंपोनेंट का हिस्सा है वो, आमतौर पर उसी के अंदर होती है, और हम सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं। सो इंक्लूड स्टैक, ये आपने कर लिया। अब आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। तो स्टैक, अब गौर करें यहाँ पर, इट्स अ क्लास टेम्पलेट, राइट, इट्स अ क्लास टेम्पलेट। सो यू हैव टू टेल what data type are you going to use for making a stack। तो आपने टेम्पलेट क्लास बनानी है बेस्ड ऑन योर डाटा टाइप। तो जो टेम्पलेट क्लास हम बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसे कह देता हूँ इंट टाइप बनानी है, ठीक है, तो इंट का स्टैक बनाना है। सो S1, लेट्स से वी हैव डिक्लेयर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैक क्लास टेम्पलेट, ठीक है, नेम्ड S1, और उसकी टाइप क्या रखी है हमने, इंट टाइप रख दी है। तो जो भी फंक्शन इसके साथ एसोसिएटेड होंगे, उनकी जो भी रिटर्न टाइप्स होंगी वो इंट में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेट्स से S1 डॉट, जो फंक्शंस हैं उनको हम देख लेते हैं। अब इसके अंदर फंक्शंस हैं, अवेलेबल हैं काफ़ी सारे, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें से जो जर्नली हम इस्तेमाल करते हैं उन पर हम बात कर लेते हैं, बाकी भी एग्जिस्ट करते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह एग्जिस्ट करती है, आप उनको इस्तेमाल करें जहाँ ज़रूरत पड़ती है। सो एम्प्टी फंक्शन आपको क्या बताएगा जी, आपको बताएगा कि स्टैक खाली है या नहीं। अगर स्टैक आपका एम्प्टी हुआ तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा, विच इज़ ट्रू, और अगर स्टैक आपका एम्प्टी नहीं हुआ
यानी उसके अंदर एक भी एलिमेंट हुआ तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी 0। ठीक है, यू कैन सी वेरी क्लियरली इसकी रिटर्न टाइप बूल है, सो 0 और 1। तो आप एम्प्टी का मतलब क्या क्या पूछ रहे हो कि एम्प्टी है, अगर एम्प्टी हुआ तो वो क्या रिटर्न करेगा 1, अगर एम्प्टी ना हुआ तो क्या रिटर्न करेगा 0। ठीक है, उसके बाद है पॉप का फंक्शन। अब पॉप का फंक्शन क्या करता है, इट रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। तो यही फंक्शन यहाँ पर करेगा। रिमेंबर इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये सिर्फ क्या करेगा, ये टॉप ऑफ द स्टैक पर जो एलिमेंट पड़ा है उसको रिमूव कर देगा। ओके, पुश डेटे को टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर पुश करेगा, यानी इंसर्ट करेगा ऑन टॉप ऑफ द स्टैक। इसकी भी रिटर्न टाइप ज़ाहिरी बात है क्या होगी, वॉइड होगी। ठीक है, साइज़, ये आपको साइज़ बताएगा कि स्टैक का साइज़ क्या है। इसकी रिटर्न टाइप देखें, साइज अंडरस्कोर टी, जो कि इंटीजर ही होता है, मैक्सिमम इंटीजर जो किसी सिस्टम में एग्जिस्ट करता है वही होता है। तो साइज अंडरस्कोर टी, ये आपको इंटीजर रिटर्न करेगा कि स्टैक का साइज़ कितना है। ठीक है जी, उसके बाद स्वैप है, स्वैपिंग आप कर सकते हैं स्टैक्स की। देन वी हैव अ टॉप। टॉप क्या करता है, ये आपको रिटर्न करेगा टॉप ऑफ द स्टैक, यानी स्टैक के टॉप पर जो वैल्यू पड़ी है ना, ये आपको वो रिटर्न करेगा। और आप इसकी रिटर्न टाइप देखें, यहाँ पर इंट आ रही है। क्यों इंट आ रही है, क्योंकि आपने जो टेम्पलेट क्लास बनाई है या जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो किस टाइप का बनाया है, इंटीजर। अगर आप करैक्टर टाइप का बनाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, करैक्टर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स वेरीफाई दिस थिंग। सपोज मैं यहाँ पर इसको करैक्टर कर देता हूँ। ठीक है, जब मैंने करैक्टर किया यहाँ पर, अब मैं s1 डॉट ये चीज़ करता हूँ, जब मैं नीचे जाऊँगा टॉप, तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि ये आपको क्या दिखा रहा है, करैक्टर की रिटर्न टाइप क्या हो गई, करैक्टर। ठीक है, तो ये वेरी करेगा, जिस तरह की डेटा टाइप है उस तरह की रिटर्न टाइप ही हो जाएगी। अब टॉप आपको टॉप ऑफ द स्टैक रिटर्न करेगा। ठीक है, अब ये सारे फंक्शंस आपके सामने हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं, बाकी हैं उनको आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, कैसे उनको चलाना है या किस तरह से उनको इस्तेमाल करना है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनको किस तरह से हमने एग्जीक्यूट करना है। ऑलराइट जी, ओके, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, दोबारा से मैं इसमें इंट ही रख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अब इसका साइज़ क्या है, हमने साइज़ तो बताया ही नहीं, हमने ऑब्जेक्ट तो डिक्लेयर कर लिया, हमने स्टैक तो बना लिया, लेकिन उसका साइज़ हमने नहीं बताया। कोई साइज़ बताने की ज़रूरत नहीं। STL के अंदर जितने भी कंटेनर्स हैं, जितने भी क्लास टेम्पलेट्स हैं, वो डायनामिकली ग्रो करते हैं, डायनामिकली श्रिंक होते हैं। अब उनके अंडरलाइन कौन सा डाटा स्ट्रक्चर चल रहा है या क्या आर्किटेक्चर चल रहा है, हमें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर डायनामिकली ये ग्रो करते हैं और डायनामिकली श्रिंक कर जाते हैं बेस्ड ऑन द डाटा। जितना डाटा आपने दिया है साइज इनका उतना ही होता है, जितना डाटा आपने रिमूव कर लिया उसके मुताबिक ये दोबारा से श्रिंक हो जाते हैं, इनकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। अब लेट्स से S1 बनाया तो इसका साइज़ क्या है, वी कैन वेरीफाई S1 डॉट साइज़। तो साइज़ का फंक्शन हमें साइज़ रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर हमने साइज़ गेट करना है, इस फंक्शन को कॉल करें, लेट्स से एंडल, और इसके शुरू में हम सी आउट करवा लेते हैं। ये इंटीजर है, आप इसको स्टोर भी करवा सकते हो। अब इनिशियली जो साइज़ होगा वो 0 होगा, यानी कोई डाटा एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ नहीं है उसके अंदर। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो आपके सामने 0। सो इनिशियली स्टैक खाली है तो रिजल्ट 0 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही चलें, इसकी एम्प्टीनेस को भी चेक कर लें, सी आउट S1 डॉट एम्प्टी। ठीक है, सॉरी एम्प्टी, तो ये एम्प्टी आपको, अब देखें खाली है ना, तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा, विच इज़ ट्रू। ठीक है, यहाँ 0 क्योंकि स्टैक के अंदर कोई नहीं तो उसका साइज़ 0 है। अब एम्प्टी आपको क्या रिटर्न करेगा, 1, कि हाँ भी स्टैक खाली है। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। जब हमने इसको चलाया तो ये देखिए ये आपको क्या दे रहा है, 0। ठीक है, 0 क्या है आपका साइज़, और ये 1 रिटर्न कर रहा है कि स्टैक क्या है, एम्प्टी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी आपने स्टैक से डाटा अगर गेट करने जाना है तो पहले चेक तो कर लें वो एम्प्टी तो नहीं है। आपने स्टैक से डाटे को रिमूव करना है, पॉप का फंक्शन चलाना है, तब भी पहले चेक तो कर लें कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन हमें खुद ही करनी पड़ती है।
राइट, अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स से पुश करते हैं s1 डॉट पुश। इसमें सपोज हमने 7 इंसर्ट करवा दिया ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, s1 डॉट पुश, सॉरी पुश, ठीक है। इसमें हमने सपोज करें 9 इंसर्ट करवा दिया और उसके बाद हमने कहा s1 डॉट पुश और इसमें हमने सपोज करें 88 को इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट हैं। अब टॉप ऑफ द स्टैक पर 88 पड़ा हुआ है। अब ज़रा वेरीफाई करते हैं कि जो साइज़ है उसमें कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा, ठीक है। सो ये हमने साइजिंग, अब 3 एलिमेंट्स किए हैं तो यहाँ साइज़ 3 होना चाहिए। लेट्स वेरीफाई। हियर वी गो, ये देखें शुरू में साइज़ 0 था, स्टैक एम्प्टी था। अब 3 एलिमेंट आपने इंसर्ट किए हैं तो साइज़ क्या हो गया है 3, तो डायनामिकली ग्रो कर गया, राइट। ओके, अब एम्प्टीनेस को भी चेक कर लें, स्टेटमेंट को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्या देता है आपको रिज़ल्ट, यहाँ पे रखा। अब यहाँ पर जब हम रखेंगे तो ये आपको रिज़ल्ट देगा 0, क्यों, क्योंकि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है ना। अब एक भी वैल्यू अगर आ जाती है तो उसका मतलब ये है कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, उसमें डाटा है। हियर वी गो, सी दैट कि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स और ये 0 दे रहा है कि एम्प्टी नहीं है, सो फॉल्स आ गया, ठीक है। ऑलराइट, चलें, ये चीज़ तो अब क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ तक। अब क्या करते हैं, अब हम इस एम्प्टी वाली स्टेटमेंट को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम अब कुछ पॉप करवा के देखते हैं कि अगर हम पॉप करवाते हैं तो क्या होगा। लेट्स से s1 डॉट पॉप, ओके। अभी मैंने एक एलिमेंट पॉप करवाया, जब एक एलिमेंट आपने पॉप करवाया है तो कौन सा होगा, ये 88 पॉप हो जाएगा। अब 88 को पॉप करने के बाद हम दोबारा से चेक करते हैं साइज़ को कि साइज़ कितना हुआ, रन इट। अब यहाँ पर साइज़ जो है, सॉरी क्या हो जाना चाहिए, सॉरी यहाँ पे जो आपका साइज़ है वो 2 हो जाना चाहिए, ठीक है। जब आपने पॉप किया, पॉप करने के बाद ये चीज़ आई तो साइज़ आपका 2 हो जाना चाहिए। सो हियर वी गो, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपने 3 एलिमेंट्स इंसर्ट करवाए थे, फिर आपने पॉप करवा लिया। जब आपने पॉप किया तो आप यहाँ पर कितने एलिमेंट्स रह गए, 2 रह गए, ठीक है। तो पॉप डाटा तो रिटर्न नहीं करेगा, उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, वो सिर्फ रिमूव करेगा, राइट। सो पॉप इस तरह से चलेगा। अब टॉप को चेक कर लेते हैं। टॉप वेरिएबल कि वो आपको वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है जी। सो टॉप ये हमने चलाया। अब टॉप किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, उसने ज़ाहरी बात है स्टैक इंटीजर टाइप का है तो वो आपको इंटीजर ही रिटर्न करेगा। टॉप ऑफ द स्टैक क्या पड़ा हुआ है, 88, तो यहाँ रिजल्ट 88 आना चाहिए, ठीक है। जस्ट रन इट, सी टॉप ऑफ द स्टैक आपका 88 था, सो 88 इज़ देयर, ओके। चले अब और वेरीफाई कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर हम करते हैं s1 डॉट पॉप और फिर उसके बाद दोबारा से हम टॉप को चेक करते हैं। अब क्या रिजल्ट आना चाहिए, 9 आना चाहिए, क्योंकि 88 तो जो है पॉप हो जाएगा ना यहाँ पर, तो 9 आना चाहिए। चलें वेरीफाई कर लेते हैं। यू कैन क्लियरली सी दैट कि पहले हमने पॉप किया तो 88 था, फिर हमने पहले हमने टॉप से डाटा लिया तो 88 था, फिर हमने पॉप करवाया तो 88 रिमूव हो गया, फिर हमने टॉप गेट किया तो क्या मिला, हमें 9 मिला वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि 88 के रिमूव होने के बाद अगली वैल्यू जो पड़ी है हमारे पास वो 9 है, तो 9 हमें मिल गया, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ओके। अब देखें एक चीज़ थोड़ी सी जो मैंने पहले भी जिक्र किया था उसको भी जहन में रखें। लेट्स से कि आपने यहाँ पर जब स्टैक एम्प्टी है, ऑलराइट, स्टैक एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ नहीं पड़ा, साइज़ उसका 0 है, आपने क्या किया, आपने आकर कोशिश की आपने डाटे को लेने की, यानी टॉप से आप डाटा गेट करना चाहते हो, ठीक है। अब जब आप टॉप से डाटा गेट करना चाहते हो तो यहाँ पे गौर करें, स्टैक तो खाली है, तो अगर आप इसको रन करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाएगा। हियर यू गो, ठीक है, क्योंकि स्टैक पे कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ। जब स्टैक पे कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ, स्टैक एम्प्टी है और आप डाटा गेट करने की कोशिश कर रहे हो,
तो ये तो गलत बात है ना, तो वो प्रोग्राम आपका क्रैश हो जाएगा। अब इस सूरत में या तो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करें, या फिर बेहतर तरीका एक और भी है कि आप टॉप गेट करने से पहले या पॉप करने से पहले क्या करें, एम्प्टी को चेक कर लें। आप एम्प्टी को कॉल कर लें, इफ़ का चेक लगा दें, ठीक है। जब आप एम्प्टी को चेक कर लेंगे तो उससे फिर क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि अगर स्टैक एम्प्टी था तो आप सर्टन ऑपरेशन ना परफॉर्म करें। वो आप साइज से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस एम्प्टी जो है, सॉरी, जो एम्प्टी का फंक्शन है वो आपको ज़्यादा रिलायबली ये चीज़ बता देगा कि जिस स्टैक आपका खाली है या नहीं खाली, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। जब भी आप किसी कंटेनर से डाटा गेट करने चाहते हो, पहले वेरीफाई कर लें कि क्या वहाँ पर डाटा है, डाटा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो फिर आप ऐसे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ही ना करें जिससे इस तरह का मसला हो सके या आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाए, ठीक है। तो ये स्टैक के ओवरऑल डिस्कशन थी जो STL के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए और अपनी कंसंट्रेशन करें प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, ना कि डाटा स्ट्रक्चर बनाने की तरफ। डाटा स्ट्रक्चर बना हुआ, जस्ट यूज़ इट। और एल्गोरिथम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, उनको भी आप इस्तेमाल करें विद रिस्पेक्ट टू द स्टैक, राइट। होपफुली काफ़ी चीज़ें यहाँ तक इस स्टैक जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर एग्जिस्ट करता है क्लियर हो गई होंगी आपको। ओके, अब बात कर लेते हैं क्यू की। अच्छा, उसके लिए भी आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू इंक्लूड द क्यू लाइब्रेरी, ठीक है, क्यू हेडर फाइल, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ठीक है, ये एग्जिस्ट करती है। अब इसको भी देखें आप अगर, तो ये भी आपका क्लास टेम्पलेट ही है। सो आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह की आप क्यू बनाना चाहते हो, ठीक है। सो लेट्स से इंट टाइप की क्यू बनाना चाहते हैं, उसका नाम हम क्यू रख देते हैं Q1, ऑलराइट। अब इसमें भी साइज़ वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं, ये भी डायनामिकली ग्रो करेगी और डायनामिकली अपने आप को श्रिंक करेगी, ठीक है। सो कुछ फंक्शंस जो इसमें एग्जिस्ट करते हैं देख लेते हैं, मोर और लेस वही फंक्शंस हैं जो हमने स्टैक के अंदर देखे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्यू के आमतौर पर जो है दो एंड आपको पता होते हैं, फ्रंट एंड रेयर। यहाँ पर इन्होंने रेयर को नाम दिया है बैक का, ठीक है, तो डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है, ये बैक का दिया है। अच्छा, अब जो STL के अंदर क्यू एग्जिस्ट करती है ना, इसको DQ भी कहा जाता है, डबल एंडेड क्यू, ठीक है, DQ ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा, डबल एंडेड क्यू भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप चाहें तो रेयर से डाटा गेट कर लें, यानी जो वैल्यू रेयर पे पड़ी है वो गेट कर लें, आपका दिल करे तो आप फ्रंट वाली वैल्यू को गेट कर लें, यानी आपको दोनों वैल्यूज मिल सकती हैं। आप रेयर एंड वाली को भी ले सकते हो, आप फ्रंट एंड वाली को भी ले सकते हो, सिर्फ उनके फंक्शंस के नाम इन्होंने चेंज कर दिए हुए हैं। इंस्टेड ऑफ फ्रंट एंड रेयर इन्होंने उसको क्या कह दिया है, बैक एंड फ्रंट, कि एक फ्रंट पे और एक बैक पर है, तो आप दोनों में से कहीं से भी वैल्यू को गेट कर सकते हो। अगर आपने रेयर से गेट करनी है तो बैक का फंक्शन है, ठीक है, एंड यू कैन सी दैट इट विल रिटर्न समथिंग, वो समथिंग क्या होगा, आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। फ्रंट पे अगर आप आते हो तो फ्रंट क्या करेगा, वो देखिए वो भी कुछ रिटर्न करेगा, वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, जो फ्रंट पे पड़ी है। एम्प्टी का बिल्कुल वही फंक्शन है जो मैं स्टैक में देखा था कि ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन द एम्प्टीनेस ऑफ अ स्टैक, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए, देखें अब इसमें दो फंक्शन आपको नज़र आ रहे हैं, पॉप एंड पुश, ठीक है, नीड नॉट टू वरी अबाउट। आमतौर पर क्यू के अंदर हम देखते हैं फंक्शन होते हैं इन क्यू एंड डी क्यू, लेकिन इन्होंने उन फंक्शन को बड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया, इनके नाम भी इन्होंने कह दिया पुश एंड पॉप है, तो ठीक है, वो हम चेंज कर सकते हैं, जो डेवलपर है उसने अपने लिहाज से बनाए हुए हैं, तो STL वालों ने इनके नाम भी पुश और पॉप ही रखे हैं। बट कीप दिस थिंग इन माइंड, पुश हमेशा किस एंड पर होना होता है, यानी नया डाटा हमेशा कहाँ पर आ रहा होता है, रेयर के ऊपर, यानी इन क्यू कहाँ हो रही होती है, रेयर पर। तो जो भी नया एलिमेंट आएगा जब आप पुश को इस्तेमाल करेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, वो बैक पे होगा, ठीक है। और जब आप एलिमेंट जो है वो पॉप करेंगे तो कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, जो फ्रंट पे होगा, ठीक है। इन दोनों फंक्शन की रिटर्न टाइप देखें, पॉप की भी वॉइड है और पुश की भी वॉइड है। ये कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, ये सिर्फ डाटा को वहाँ से क्या करेंगे, डाटा को रख देंगे और रिमूव करेंगे, यानी पुश डाटा रखेगा कहाँ पर, बैक एंड पे, और
जो पॉप है वो क्या करेगा, डाटे को रिमूव करेगा, कहाँ से, एलिमेंट को रिमूव करेगा कहाँ से, आपके फ्रंट से, ठीक है। और साइज़ का वही फंक्शन है, क्योंकि डायनामिकली इसने ग्रो करना है, श्रिंक करना है, तो साइज़ आपको ये बताता रहेगा कि कितना साइज़ किस चीज़ का रहा है, राइट। ओके, चलें अब Q1, लेट्स से Q1 डॉट साइज़ अगर दोबारा आप चेक करना चाहें तो ज़रूर करें, मिल जाएगा आपको, वही वाला सारा कुछ है, सी आउट। तो साइज़ इनिशियली क्या होगा आपका 0 ही होगा, सो ये 0 है, ठीक है। तो ये बातें तो हमने वो स्टैक की डिस्कशन में भी क्लियर करी, तो फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स। अब शुरू करते हैं हम काम को। लेट्स से Q1 डॉट पुश, ठीक है, एलिमेंट पुश किया, सपोज एलिमेंट पुश किया है हमने 1 ही कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहेगी। 1 पुश कर दिया, ठीक है। Q1 डॉट पुश 2 को पुश कर दिया, ठीक है। Q1 डॉट पुश, तो हमने 3 को पुश कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास डाटा पड़ा है, अगर हम उसको गेट करने की कोशिश करें तो हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब जो हमारी क्यू बनी है, अगर मैं यहाँ पर उस क्यू को थोड़ा सा लिखूँ तो वो कुछ इस तरह से है 1, 2 एंड 3। तो ये एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे पड़े हुए हैं, 1, 2 एंड 3 इस तरह से पड़े हुए हैं। अब ये 1, 2 एंड 3 पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये फ्रंट पे ये है और बैक पे ये है। तो हम इन एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं। चलें गेट करते हैं। Q1 सी आउट Q1 डॉट फ्रंट, तो फ्रंट पे क्या एलिमेंट पड़ा है उसको गेट कर लेते हैं। सी आउट Q1 डॉट बैक, तो बैक पे कौन सा एलिमेंट है हम उसको गेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक हुई तो इस पर जो रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि फ्रंट हम कह रहे हैं 1 होना चाहिए और यहाँ पर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स वेरीफाई बाय रनिंग दिस प्रोग्राम। ये दीजिए, ठीक है। सो फ्रंट पे 1 था, 3, तो हम आप किसी भी एंड से वैल्यू को उठा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको मिल गई। ये वैल्यू रिमूव नहीं हुई, सिर्फ आपको मिली है, बाकी क्यों एज इट इज़ है। रिमूव करने के लिए क्या है, आपने पॉप इस्तेमाल करना है, पॉप के ज़रिए होगी, ठीक है। सो लेट्स से ये आपने सारा कुछ किया, ये सब कुछ जो है वो इंसर्ट किया, 1, 2, 3 वहाँ पर पड़ा हुआ है। अब वैल्यू को हम रिमूव करते हैं, यानी पॉप करते हैं। जब हम पॉप करेंगे तो क्या होगा, यानी डी क्यू करते हैं तो क्या होगा। अब शुरू में तो Q1 डॉट फ्रंट पे ये वैल्यू 1 आई। चलें दोबारा से हम ये करते हैं, हम यहाँ पे कह देते हैं Q1 डॉट पॉप, ठीक हो गया जी। अब जब आपने पॉप किया है तो इस स्टेटमेंट को मैं दोबारा से यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ये वाली कि फ्रंट पे अब क्या पड़ा होगा। सो फ्रंट 2 होगा, ठीक है। बैक से तो हमने कुछ नहीं किया, तो बैक वहीं पर होगा। सो फ्रंट 2 होना चाहिए, देखते हैं। तो ये देखिए, शुरू में आपने जब देखा तो वहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू थी वो वैल्यू थी हमारे पास 1, ठीक है, फ्रंट पे जो पड़ी हुई थी। और बैक पे क्या थी हमारी वैल्यू 3 थी। आपने पॉप किया, जब आपने पॉप कर लिया तो पॉप करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आई, 1 निकल गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है 2, तो 2 डिस्प्ले हो गया। और बैक पे तो 3 ही पड़ा है, तो 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये रिलायबली काम आपका चलता रहेगा। तो इस तरह से है, ये क्यू भी अवेलेबल है, इसको डबल एंडेड क्यू कहा जाता है, और इस तरह से ये काम करती है आपके सामने। इट्स वेरी सिंपल, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर भी वही ख्याल आपने रखना है कि एलिमेंट को अगर आप पॉप करवा रहे हैं या गेट कर रहे हैं और क्यू एम्प्टी है तो प्रोग्राम क्रैश कर सकता है, इसलिए आपने एम्प्टी को ज़रूर चेक करना है। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर एक बार, ताकि आपको बात ये क्लियर हो जाए। ये गड़बड़ आप ना करें कि Q1 डॉट लेट से आपने पॉप करने की कोशिश की, यू नो वेरी वेल प्रोग्राम यहाँ पर क्रैश करेगा, क्योंकि क्यू अभी एम्प्टी है, हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ। ऐसे ही अगर आपने कोशिश की कि फ्रंट को गेट करना है या बैक को करना है, जैसे फ्रंट को गेट करते हैं तो अगेन इट्स एम्प्टी, तो यहाँ पर क्या गड़बड़ होगी, फिर आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाएगा, ठीक है। सो ये STL के 2 जो कंटेनर्स हैं, दो द सीक्वेंस कंटेनर्स बेसिकली, क्यू एंड स्टैक, वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। सिमिलरली ऐसे ही बाकी भी इसके अंदर चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इफ़ यू हैव अ लिटिल बिट नॉलेज ऑफ C++, आप बड़ी आसानी से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड
instead of start writing your own stack and queue from the scratch and then solving a particular problem, just go for the STL stack and STL queue include करवाएं और उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ताकि आपका emphasis सारे का सारा किस तरफ हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ हो, ना कि डाटा स्ट्रक्चर लिखने आप बैठ जाएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।